हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन। ओके, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका पहला एग्जाम इंजीनियरिंग मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी होने वाला है। और आज एक ही वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 कवर कर लेंगे। इसमें जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 2 यूनिट से, टोटल क्वेश्चन आज आपको मैं सोल्यूशन के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट आप पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो भी डाउट है अच्छे से वह क्लियर होंगे और ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। अभी यूनिट नंबर 1 और 2 ये पार्ट फर्स्ट है, बाकी नेक्स्ट में मैं पार्ट सेकंड भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा जिसमें रहेगा आपका 3, 4, 5 यूनिट, ठीक है। और वो भी लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्यूशन के साथ ही रहेगा। तो इस वीडियो में केवल 1 और 2 कवर होगा। लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो कि फुल्ली सॉल्व रहेंगे। अगर आप लॉन्ग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 मार्क्स वाले ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको पता ही हो गया होगा। ओके, तो वीडियो को बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अपने, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन हमें आज कवर करना है इस वीडियो में। मींस ओवरऑल देखा जाए तो हम मतलब यहाँ पे कितना कंटेंट अचीव करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, ठीक। तो पार्ट फर्स्ट ये वाली वीडियो है, इसमें क्वेश्चन आपका पहला बनता है डिफाइन मैनोमीटर, गिव दियर टाइप्स। अब देखो क्या है यहाँ पे मैनोमीटर के मतलब मैनोमीटर क्या होता है उसको बताना है और वो कितने टाइप्स होते हैं उसको बता देना है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर, और वेंचुरीमीटर का आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल बता देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है आपको किसका, ओरिफिस मीटर का और रोटामीटर का, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब लेंथी क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाइएगा। एंड क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो डिफाइन साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन को डिफाइन हमें करना है, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। अब देखो साइज रिडक्शन के आपको साइज रिडक्शन क्या होता है उसको बता देना है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और बॉल मिल के वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको बता देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो आपका है वह है डिफाइन साइज सेपरेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म एंड गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। साइज सेपरेशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैकेनिज्म क्या है और साइक्लोन सेपरेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता देना है। ओके, एंड फिफ्थ की बात करें स्टेट द फोरियर्स लॉ एंड एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विद द एग्जांपल, मतलब फोरियर्स लॉ बता देना है और उसको मतलब उसी में आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को भी थोड़ा सा डिटेल में कर देना है। 6 की बात करें डिफाइन इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन को डिटेल में बता देना है, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन प्रोसेस एंड गिव टाइप्स ऑफ इवापोरेटर। आपको यहाँ पे क्या करना है, इवापोरेशन बता देना है और इवापोरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको बता देना है एंड इवापोरेटर कितने टाइप का होता है इसको बता देना है। ओके, बाकी अभी मैं जल्द से जल्द मैं तुरंत मतलब अब एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके सोल्यूशन। 7th की बात करें डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। ओके, एंड 8th की बात करें डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन एंड गिव द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे देखो कभी कभी सिंपल पूछा जाता है और करके वैक्यूम डिस्टिलेशन पूछा जाता है, तो हम दोनों कवर करेंगे। बाकी आपके एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग इजी वे में अच्छे तरीके से लिख के लाएगा। ओके, तो अब बात आती है आपके सोल्यूशन की और यह महामैराथन की वीडियो भी चल रही है, आप सभी को पता होगा, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी तो हो गई है। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही था डिफाइन मैनोमीटर, गिव दियर टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना मैनोमीटर क्या होता है। अब यहां से हम कवर कर रहे हैं अपना ये मैनोमीटर वाली वीडियो स्टार्ट होती है। अब यहां सबसे पहले हम बात करेंगे ये मैनोमीटर होता क्या है। ए मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेज। मैनोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, मैनोमीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम किसी भी लिक्विड या गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। अब देखा जाए पहला डिफिनेशन तो ये था, दूसरा डिफिनेशन अगर देखा जाए तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। अब देखो क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी लिक्विड या गैस में प्रेशर को, ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। और बाकी मैनोमीटर ये दो मेनली अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं,
सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये देख लेते हैं कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है और डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल मैनोमीटर जैसे नाम से पता चल रहा है कि नॉर्मली ये कोई मैनोमीटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो आया है सिंपल मैनोमीटर है। दीज आर दोज मैनोमीटर विच मेजर द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ ट्यूब। किसी भी ट्यूब में किसी एक प्रेशर को ये मेजर करते हैं, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको मेजर अगर आपको करना है तो सिंपल मैनोमीटर का अगर आप यूज करेंगे तो वो प्रेशर इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि इसका एग्जांपल है यूट्यूब मैनोमीटर। अब यहाँ पे देखो कि ये यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है और किसी एक पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो हम सिंपल मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं और आसानी से हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये और ये हम सिंपल मैनोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए और आराम से यहाँ पे प्रेशर हम लोग मेजर कर लेंगे। ओके, ये हमारा सिंपल मैनोमीटर है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर का। डिफरेंशियल मैनोमीटर में जस्ट थोड़ा सा आपको मॉडिफाई इसी को कर देना है और कुछ भी नहीं करना है और थोड़ा सा ये लेंदी भी है। कभी कभी 2 मार्क्स में ये अकेले पूछा जाता है कि डिफाइन डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फ्लूइड सिस्टम। किसी भी फ्लूइड सिस्टम में अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस अगर फाइंड करना है तब हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इसका एग्जांपल है। ओके, अब हम इसके फिगर की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल भी आ गया है, हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका है प्रेशर 1 और प्रेशर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कैसे मेजर किया गया है इसकी बात की जाए तो यहाँ से देखो प्रेशर 1 ये है। अगर आप लोग इतना केवल जानो कि प्रेशर 1 हमारा, पहली बात तो ये है कि मानो यहाँ पे प्रेशर 1 ज्यादा है प्रेशर 2 के कंपेयर में। अब क्या करना है, तो जब प्रेशर 1 ज्यादा है तो जाहिर सी बात जब हम दोनों को ऐड किए हैं तो इधर से जब प्रेशर 1 मान लो वाल हम खोल दिए। ठीक है, यहाँ पे एक वाल लगी, मान लो वाल को हम खोल दिए। अब यहाँ इधर से हमारा प्रेशर 1 आएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर 2 की तरफ ये हल्के पड़ जाएंगे क्योंकि ये कम है, तो इधर से ये इसको थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर देगा। जब ये हाइट इंक्रीज कर रहा है P2 की तरफ तो ये कितनी हाइट इंक्रीज कर रहा है वही हम लोग क्या है इजी वे में डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब आप ही बताओ, जब इधर से प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ हाइट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी और इसी हाइट को हमें मेजर कर लेना होता है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, इसकी कंडीशन है रो इंटू जी इंटू एच प्लस P2। ठीक है, अब देखो आपका क्या है P1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। अब ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है आपका डेल्टा P इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, यही हमारा क्या है डिफरेंशियल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल था। आप लोग अगर एग्जाम में पूछता है तो कुछ इसी तरह अगर लिख के आते हैं तो बेहतर से बेहतर मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम बात करेंगे, आपका क्वेश्चन यही था कि डिफाइन मैनोमीटर। मैनोमीटर हो गया, गिव दिए टाइप्स, टाइप भी हो गया। अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल आपका वेंचुरी मीटर का देखना है। तो अब हम वेंचुरी मीटर की बात कर लेते हैं। आपका वेंचुरी मीटर क्या होता है और इसके पूरे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग सारी चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ए वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड और गैस इन अ पाइप। किसी भी पाइप में, ठीक है, कोई भी गैस या लिक्विड अगर फ्लो कर रही है, अगर उसके रेट को आपको मेजर करना है तो आप वेंचुरी मीटर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब हमारा होता है सिद्धांत। किस सिद्धांत पे ये हमारी डिवाइस अपना वर्क कर रही है इसकी बात हम करेंगे। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगर आप लोग हमारे साथ रह के थर्ड सेम की पढ़ाई किए होंगे तो बर्नौली थ्योरम में जब लेक्चर ले रहा था तो टॉपिक वाइज टॉपिक, तो वहां पे मैं बर्नौली थ्योरम कवर किया। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग बर्नौली थ्योरम वाली वीडियो जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बर्नौली थ्योरम पे ही पूरा बेस्ड है। प्रेशर डिक्रीज व्हेन स्पीड इंक्रीजेज। प्रेशर घटता है जब स्पीड बढ़ती है, ये हमारा कौन बोलता है, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, और इसी थ्योरम पे हमारा पूरा वेंचुरी मीटर पूरा बेस्ड है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये डिवाइस बनी कैसे कैसे है। अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन में ये है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे पार्ट का मतलब देख रहे हो, यहाँ पे इनलेट सेक्शन आपका है और इधर शॉर्ट टेपेयर्ड सेक्शन है और जो यहाँ पे इसका छोटा सा मुंह होता है ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट ऑफ वेंचुरी मीटर। और इधर आपका आउटलेट सेक्शन है और इधर लॉन्ग टेपेयर्ड सेक्शन है और इधर हमारा मैनोमीटर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, ये आपके इसके कुछ कंस्ट्रक्शन थे। अब कंस्ट्रक्शन के साथ हम आपको थोड़ा सा वर्किंग समझा देते हैं।
अब इसमें देखो क्या है, इधर आपका इनलेट सेक्शन है। इनलेट सेक्शन मतलब अप स्ट्रीम से जब ये जाएगा इनलेट सेक्शन अप स्ट्रीम की तरफ, तो धीरे धीरे ये सार टेपर्ड सेक्शन का मतलब क्या है, धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से ये डाउन होगा तो आएगा यहाँ पे। अब आप ही बताओ कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा कि यहाँ का प्रेशर। प्रेशर तो यहाँ का कम रहेगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो दो पॉइंट के बीच की प्रेशर को हमें वो मेजर करने के लिए हम लोग तुरंत मैनोमीटर इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वही कंडीशन हमारी डाउन स्ट्रीम तक आने लगती है और इधर हमारा आउटलेट सेक्शन हो जाता है। ये हमारे से कंस्ट्रक्शन है और शार्ट वर्किंग थी, बाकी आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो इसकी जो कंस्ट्रक्शन में मतलब आप लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन की, मेड अप ऑफ ए ग्रेजुअली नैरोइंग एंड वाइडनिंग ट्यूब। अब देखो क्या है, ये क्या है, ग्रेजुअली नैरोइंग एंड वाइडनिंग ट्यूब का ये बने होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा। हैज 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तरफ से हमारा इनलेट होता है, बीच में आपका थ्रोट आता है और लास्ट में आपका आउटलेट आता है। आप लोग अभी जस्ट देखे हैं, ये हमारा इनलेट था, बीच में थ्रोट था, लास्ट में हमारा आउटलेट था। अब नेक्स्ट की बात करें, प्रेशर टैप्स आर अटैच टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रेशर टैप भी अटैच कर देते हैं ताकि जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हम लोग अच्छे से मेजर कर सकें। यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल, और ये जो डिवाइस है ये ज्यादातर किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, जैसे कि स्टील या ब्रास की बनी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। और जो हमारा मैनोमीटर होता है इसको हम पॉइंट ए और बी पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस अच्छे से मेजर कर सके। अब हम इसके वर्किंग की बात करें, मतलब ये अपना वर्क कैसे शो करता है। स्टेप फर्स्ट में देखा जाए तो लिक्विड इंटर द वाइड पार्ट, जो हमारी लिक्विड होती है मतलब इसको हम लोग वाइड पार्ट से एंट्री करवाते हैं, मतलब इनलेट से एंट्री करवाते हैं। मींस हियर द वेलोसिटी इज लो और प्रेशर इज हाई। यहाँ पे हमारी क्या होती है, वेलोसिटी लो होती है और प्रेशर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्टेप सेकंड की बात करें, लिक्विड मूव थ्रू द नैरो पार्ट। अब देखो क्या है, नैरो पार्ट का मतलब थ्रोट होता है। द पाइप बिकम नैरो, वहां पे पाइप क्या है, थोड़ी सी सिकुड़ी, मतलब नैरो आपको दिखेगी। सो द लिक्विड स्पीड अप, इसलिए जो लिक्विड की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। द प्रेशर ड्रॉप एट दिस पॉइंट, और उसी पॉइंट में प्रेशर हमारा ड्रॉप कर जाता है। स्टेप थर्ड की बात करें, प्रेशर डिफरेंस इज मेजर, और वहां पे हम क्या करना होता है, उसी पॉइंट पे आपको प्रेशर डिफरेंस आसानी से मेजर कर लेना होता है, ठीक है। प्रेशर टैप एट द इनलेट एंड थ्रोट मेजर द प्रेशर डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे दिस डिफरेंस इज यूज टू कैलकुलेट द फ्लो रेट यूजिंग फार्मूला, और यही जो डिफरेंस आपको मिल रहा है इसी पे डिफरेंस पे हम लोग फार्मूले अप्लाई करके और हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 4 की बात करें, लिक्विड एग्जिट द मीटर्स। अब देखो क्या है, मतलब हमारा लास्ट में आउटलेट भी था ना, जो लिक्विड बचा है उसको मीटर से हम लोग बाहर कर देते हैं। द पाइप वाइडन्स अगेन, फिर आपकी बाद में आप लोग देखे थे कि आपकी पाइप जो है लास्ट में फिर चौड़ी हो गई थी। द लिक्विड स्लो डाउन, और जाहिर सी बात है जब चौड़ा होगा तो लिक्विड डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, मतलब उसकी स्पीड कम होगी। एंड प्रेशर इंक्रीजेस बैक, और तुरंत फिर प्रेशर जो बढ़ जाएगा टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल से फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही हमारा था इसका वर्किंग। अब इसके यूज की बात कर ले तो मेन यूज इन द मेजर ऑफ फ्लो रेट, फ्लो रेट में इसका मेन यूज है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पहला वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम जो है जितने भी सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन जरूर कवर करेंगे, ठीक है। और स्टार्टअप हम अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से कर ही दिए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये ओरिफिस मीटर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे रोटामीटर का, ठीक है। ओरिफिस मीटर की बात करें तो ये देखो ओरिफिस मीटर, ठीक है। ओरिफिस अगर वर्ड जो आया है, ओरिफिस का मतलब ही होता है क्या, होल या छिद्र। अब इस पूरे डिवाइस में होल या छिद्र का क्या काम है आपको यही बस जान लेना है और इजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा। ये ओरिफिस मीटर क्या होता है, ए डिवाइस टू मेजर फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड और गैस। किसी भी लिक्विड या गैस की फ्लो रेट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिफिस मीटर। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, हैज अ प्लेट विथ ए होल इनसाइड द पाइप। इसमें क्या होता है, किसी पाइप के अंदर एक प्लेट होती है जिसमें होल होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिफिस मीटर, ओके। अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। मैं बार बार कर रहा हूं, बर्नौलीज थ्योरम आप लोग जरूर क्लियर करिएगा प्रीवियस वीडियो देख के, ठीक है। और जो इसका प्रिंसिपल है वो अभी बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है। अगर किसी को ये बर्नौली थ्योरम क्लियर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर मेरा क्लियर है,
और स्टेटमेंट भी प्लीज आप लोग लिख ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब ये बना कैसे है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या बोला, किसी एक पाइप में ये डिवाइस इंस्टॉल होती है, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या किए, पाइप लगा दिए अपना एक, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पाइप इंस्टॉल कर देना है और बीच में आपको एक प्लेट लगा देनी है और प्लेट में एक छोटा सा होल रहेगा, ठीक है। अब देखो ये आपकी पाइप हो गई और इधर से आपका एक प्लेट गया है, प्लेट में आपका एक छोटा सा होल है। अब आप ही बताओ, जब यहाँ से लिक्विड कोई एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे नैरो रहेगा वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर को हम लोग धीरे से क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। जिस जहां पे हम प्रेशर मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, उसको हम लोग बोल देते हैं मैनोमीटर। और इसी वे में कुछ इसी तरह ही हम लोग क्या है, ये फ्लो के रेट को भी मेजर कर लेते हैं। जैसे ये क्रॉस करता है ए की तरफ आता है, मतलब आउटलेट की तरफ जाता है, ठीक है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं, इसकी थ्योरी और फार्मूला वगैरह भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको कुछ फार्मूला दिख रहा होगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच, ये इसके फार्मूले हैं। वेयर मतलब म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और सी नॉट इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, 2g इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स है, और डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। अब पॉइंट की बात, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो वी कैन फाइंड डेल्टा एच मतलब प्रेशर डिफरेंस थ्रू द मैनोमीटर। तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस हम क्या करते हैं, मैनोमीटर का यूज करके वहां से हम लोग मेजर कर लेते हैं, विच वी अटैच ऑन अ पाइप, और पाइप से ही हम लोग मैनोमीटर को अटैच कर देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑन ओरिफिस मीटर फार्मूला, और ओरिफिस मीटर का जो ये फार्मूला मैं ऊपर लिखा हूं उस पर हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। वी फाउंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इजीली, और कुछ इसी तरह हम लोग किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को इजी वे में मेजर कर सकते हैं। अब इसके यूजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, इट इज मेनली यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इन अ पाइप। किसी भी पाइप में लिक्विड या गैस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज इजी टू मेक एंड यूज, इसको बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है, लो कॉस्ट है, आसानी से हम लोग इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्यूरेसी थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर डर्टी फ्लूइड, और डर्टी फ्लूइड के लिए ये सूटेबल भी नहीं है। ओके, आई होप कि आपका यहां तक डाउट क्लियर होगा। सेकंड आपका इसी में पूछा है रोटामीटर। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, रोटामीटर क्या होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी 7 मार्क्स में अकेले भी पूछा जाता है रोटामीटर वाला, ठीक है। अब हम बात करें ये रोटामीटर क्या होता है। ए रोटामीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैसेज इन अ पाइप। सेम वही कंडीशन है, किसी भी पाइप में लिक्विड या गैसेज की फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम रोटामीटर का यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एरिया मीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया मीटर भी बोलते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ये मशीन कैसे वर्क करती है। द रोटामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लो एंड बैलेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वेरिएबल एरिया फ्लो और बैलेंस ऑफ फोर्सेस पे अपना पूरा वर्क करती है। अब आप जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वर्किंग आपके माइंड में इजी वे में समझ में आ ही जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टेपेयर्ड ट्यूब, सबसे पहले क्या इसमें प्रेजेंट होता है, टेपेयर्ड ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्यूब भी बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है, वाइडर एट टॉप, टॉप पे क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। नैरोअर एट द बॉटम, और बॉटम पे थोड़ा सा पतला होता है। अलाउ द फ्लोट टू मूव फ्रीली अपवर्ड विद द फ्लो, और क्या है, ये क्या करता है, फ्लोट को, ये जो आपका फ्लोट या पिवमेट लगा है इसको अलाउ करता है मतलब आराम से मूव करने के लिए, ठीक है। टेपेयर ट्यूब हमारा, और सेकंड का आपका फ्लोट ही आ गया। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब मेटल या ग्लास, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो मेटल या ग्लास का बना होता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। एंड मूव अप आर डाउन डिपेंडिंग ऑन द फ्लो रेट, और ये ऊपर नीचे होता रहता है फ्लो के रेट के अकॉर्डिंग। कैन बी शेप्ड लाइक बुलेट, और इसका जो शेप्ड है ये बुलेट शेप्ड का भी हो सकता है। बुलेट शेप्ड मतलब जैसे बंदूक की गोली होती है ना, कुछ उसी तरह ये होता है। और इसमें हमारी एक स्केल भी इंस्टॉल्ड होती है, मार्क्ड ऑन द ट्यूब टू रीड द फ्लो रेट डायरेक्टली, और उसमें मार्क किया गया होता है ना, एक स्केल की तरह लगा होता है जो कि रीडिंग को चेक करता है। और उसमें हमारा एक इनलेट और आउटलेट भी इंस्टॉल्ड होता है। फ्लूइड इंटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से हम लोग फ्लूइड को एंट्री करवाते हैं, एंड एग्जिट फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से हम लोग एग्जिट करवा लेते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात की जाए, इसकी वर्किंग क्या होती है, स्टेप फर्स्ट की बात करें, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से हम लोग को क्या करना है, फ्लूइड की एंट्री करवाना है, ठीक है। लिक्विड और गैस फ्लो अपवर्ड थ्रू द टेपेयर ट्यूब, जो लिक्विड या गैस है, लिक्विड और गैस फ्लो अपवर्ड थ्रू द टेपेयर ट्यूब, ठीक है। अब देखो टेपेयर ट्यूब में सबसे पहले जो लिक्विड या गैस है वो ऊपर जाते हैं, ठीक। स्टेप सेकंड में क्या है, फ्लोट मूव, जो उसमें फ्लोट या पिवमेट लगे हैं अब वो भी क्या है, मूव करने लगते हैं। द फ्लो पुशेस द फ्लोट अपवर्ड,
अब देखो क्या है, जो फ्लो उसमें हो रही है वो फ्लोट को ऊपर की तरह क्या है, पुश करती है ऊपर की तरफ। फ्लोट राइजेस अंटिल द अपवर्ड फोर्सेस ऑफ द फ्लूइड। अब क्या है, जाहिर सी बात है फ्लोट हमारा ऊपर जाएगा ही जाएगा जब इधर से प्रेशर बढ़ेगा। स्टेप थर्ड की बात करें, स्टेबल पोजीशन। अब देखो कहां पे ये स्टेबल हो रहा है, एट दिस पोजीशन द फ्लोट स्टे एट अ सर्टेन हाइट। कुछ पोजीशन ऐसी आएंगी, कुछ समय के बाद आपका जो फ्लोट है वह स्टे हो जाएगा किसी एक सर्टेन हाइट पे। रीड फ्लो रेट, और उसी जो मतलब जहां पे वह स्टेबल हुआ है उसी हाइट को हमें नोट कर लेना होता है। द हाइट ऑफ द फ्लोट करस्पॉन्ड्स टू ए फ्लो रेट मार्केट ऑन द स्केल। ठीक है, हायर फ्लो फ्लोट राइजेस हायर, लोअर फ्लो मतलब फ्लोट स्टे लोअर, बस कहानी सेम ही है। अगर जो फ्लोट आपका ज्यादा ऊपर गया है तो हायर फ्लो है, नीचे ही है तो लोअर फ्लो है। और इसका जो यूज है मेजर फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, सीधी सी बात इसके। ठीक है, एंड अब हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन आया है, आई होप कि आपको दो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन साइज रिडक्शन। ये साइज रिडक्शन क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देन गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। ठीक है, अब हम जानेंगे साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़े पार्टिकल्स को साइज रिड्यूस करना, मतलब किसी भी अगर कोई भी बड़ा पार्टिकल्स है उसको काट के तोड़ करके छोटा करना, इसी कंडीशन को बोला जाता है साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन मींस ब्रेकिंग बिग सॉलिड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय यूजिंग इंपैक्ट। किसी भी इंपैक्ट का यूज करके किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को तोड़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इधर से हम लोग इंपैक्ट डाल रहे हैं किसी भी बिग पार्टिकल्स पे और वह टूट रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में मेंशन यही था कि इसके ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप लोग साइज रिडक्शन कर रहे हो तो कोई ना कोई मतलब इसके पीछे का मैटर रहा होगा ना, इसीलिए कर रहे हो ना, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। सबसे पहला तो क्या है, हेल्प द ड्रग डिजॉल्व फास्टर। अब ये बताओ कि अगर कोई मतलब जो मेडिसिन आप या हम लोग खाते हैं, अगर वो ज्यादा बड़ी रहेगी तो उसका डिजोल्यूशन बहुत देर में होगा, और अगर छोटी रहेगी तो वो जल्दी हो जाएगा। तो हेल्प द ड्रग डिजॉल्व फास्टर, जाहिर सी बात है कि ड्रग डिजॉल्व फास्टर में भी ये हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है, इंप्रूव मिक्सिंग एंड यूनिफॉर्मिटी इन फार्मुलेशन। कोई फार्मुलेशन अगर तैयार किया जा रहा है तो अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे रहेंगे तो उनकी मिक्सिंग अच्छी होगी, ठीक, और यूनिफॉर्म में भी होंगे। अगर वही पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो यूनिफॉर्म और इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी से नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इंप्रूव एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी, और हमारे बॉडी में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको भी अच्छे करने के लिए भी साइज रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। लेस एनर्जी इन मिक्सिंग, और कभी कभी जब हम लोग मिक्सिंग करने जाते हैं तो मतलब अगर पार्टिकल्स छोटा छोटा है तो एनर्जी जब मिक्सिंग करते हैं तो एनर्जी कम खर्च होती है, और अगर वो बड़े बड़े होते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगती है। प्रिपेयर डोजेज फॉर्म, और डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने में भी हम लोग साइज रिडक्शन का यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे और ये इसके कुछ ऊपर मतलब साइज रिडक्शन के डिफिनीशन थे। अब आपको इसी में कवर करना है, देखो रिडक्शन साइज रिडक्शन क्या होता है ये कवर हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी कवर हो गया। गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। अब आपको इजी में बता देना है कि ये बॉल मिल क्या होता है, इसके प्रिंसिपल वर्किंग सारी चीजें आपको बता देना है। अब देखो यहाँ पे आपका बॉल मिल दिखाई दे रहा होगा। प्रिंसिपल की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज बेस्ड ऑन इंपैक्ट एंड एट्रेशन। ये जो बॉल मिल का प्रिंसिपल है ये इंपैक्ट और एट्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इंपैक्ट और एट्रेशन, बॉल मिल का जो प्रिंसिपल है वो इंपैक्ट और एट्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमारी जो ये बॉल मिल है ये बनी कैसे। जाहिर सी बात है जब इसका नाम बॉल मिल है तो इसमें बॉल तो जरूर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बॉल जो आपके हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही होने चाहिए या तो ग्लास के होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आपका बॉल इंस्टॉल्ड हुआ है और मटेरियल हम लोग इधर से डालते हैं। एक सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसमें हमारा बॉल रहता है और ये स्टैंड होता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ कंस्ट्रक्शन। बाकी थियरी आपको क्या लिखना है, इधर लिखा गया हॉलो सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल सेल एक रहेगा मेड अप ऑफ मेटल, और वो भी क्या है मेटल का भी बना रहेगा, पार्शियली फिल्ड विथ बाल्स। और क्या है इसमें जो बाल्स हैं वो फुल्ली नहीं फिल्ड होंगे, पार्शियली फिल्ड रहते हैं। ओके, एंड बाल्स इज मेड अप ऑफ स्टील, और वो जो बाल होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील या कभी कभी ग्लास के भी बने होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये आपको स्टील के ही मिलेंगे। रोटेटिंग शाफ्ट और मोटर, इसमें क्या हमारा रोटेटिंग शाफ्ट या मोटर भी सेट होता है ताकि ये पूरा रोटेट कर सके। रोटेट द सिलेंडर, मतलब वही सिलेंडर को रोटेट करवाने के लिए हमारा इसमें रोटेटिंग शाफ्ट या मोटर सेट करना जरूरी हो जाता है। और इनलेट और आउटलेट ऑफ मटेरियल, मतलब
मटेरियल की एक तरफ से इनलेट दूसरी तरफ से आउटलेट वाला ओपनिंग इसमें रहता है। ये हमारे बाल मिल के कंस्ट्रक्शन थे। अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। वर्किंग का मतलब ये है कि इसको मतलब आप लोग ऑपरेट कैसे करोगे, मतलब ये काम कैसे करता है, तो ये इसका वर्किंग है। तो देखो इसमें क्या है, आपका मान लो कि अगर आप ये जो मतलब इसमें मोटर था ना, रोटेटिंग शाफ्ट था, अगर आप धीरे चलाओगे तो ड्रग के पार्टिकल्स नहीं टूटेंगे, उनका साइज रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप तेज चलाओगे तो ये जो बॉल है जाके सरफेस पे चिपक जाएंगे, तब भी नहीं होगा। जब आप मीडियम में रहोगे, ठीक है, तभी जाके साइज का रिडक्शन होगा। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द मटेरियल इज पुट इनटू द सिलेंडर अलॉन्ग विथ बाल। अब जो भी मटेरियल को आपको साइज का रिडक्शन करना है, बाल के साथ हमें अपने सिलेंडर में रख देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द सिलेंडर रोटेट इज हॉरिजेंटली एक्सिस। और जो हमारा सिलेंडर है वो हॉरिजेंटली एक्सिस पे आपको रोटेट कर देना है, ठीक है। द बाल फॉल ऑन द मटेरियल एंड क्रश द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब जाहिर सी बात है उसमें बाल और जो भी आपका ड्रग है जब दोनों मिक्स हो गए तो बाल और ड्रग ऊपर नीचे होते रहेंगे उसी में, ठीक है। जब ऊपर नीचे होंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को तोड़ेंगे, ठीक है, होता नहीं आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे झगड़ेंगे, वही मैटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। द फाइन पाउडर इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट। और जो फाइन पाउडर होगा हम लोग आउटलेट से उसको कलेक्ट कर लेंगे। सेम इसका यही था वर्किंग, ठीक है। और अब हम इसके यूज एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसका जो यूज है, टू प्रिपेयर फाइन पाउडर, अगर आपको फाइन पाउडर को बनाना है तो आप बाल मिल का यूज कर सकते हैं। और फॉर मिक्सिंग सॉलिड मटेरियल, और सॉलिड मटेरियल की जब मिक्सिंग करनी है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, आप लोगों ने देखा भी, और अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो इसका लैब में जरूर आप लोग साइड रिडक्शन किए होंगे, ठीक है। अब कितने लोग किए हैं वो कमेंट में यस जरूर करके बताएं, और जो नहीं भी किए हैं वो नो करके बताएं, ठीक। एडवांटेज का क्या है, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, आराम से हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं। प्रोड्यूसेस वेरी फाइन पाउडर, और जो पाउडर्स में निकलता बहुत ही फाइन पाउडर्स निकलते हैं, मतलब पार्टिकल की साइज बहुत छोटी छोटी रहेगी, और इसमें एनर्जी बहुत कम, मतलब जो पावर होता है बहुत कम पावर कंजम्पशन करता है, ठीक है। विदाउट नॉइज, और उसमें कोई नॉइज नहीं आती है, थोड़ा बहुत आ सकती है। डिसएडवांटेज की बात करें, कैन नॉट रिड्यूस फाइब्रस मटेरियल। अब आप बताओ अगर इसमें फाइब्रस मटेरियल की एंट्री कर दी जाए तो उसको नहीं तोड़ पाएगा ना। फाइब्रस मटेरियल मतलब थोड़ा सा इलास्टिसिटी जिसमें रहे उसको नहीं तोड़ पाएगा ये। नॉट रिड्यूस वेरी बिग पार्टिकल, और जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसको भी ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बाल मिल क्या होती है, ठीक। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डिफाइन साइज सेपरेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म एंड गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। आपको क्या बताना है कि साइज सेपरेशन क्या होता है। साइज सेपरेशन का मतलब ये हमारा होता है ना कि किसी भी चीज को अलग करना, साइज सेपरेशन हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब देखो ये साइज सेपरेशन आ गया आपका। साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स, मतलब पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीव। आप लोग लैब में जरूर गए होंगे और अपने लैब में आप लोग एक स्टैक हाइट की तरह आप लोग देखे होंगे सीव रखा होगा जरूर, ठीक है। और उसी सीव का यूज करके हम लोग साइज को सेपरेट करते हैं। अलग अलग सीव होती है, अलग अलग पोर साइज उसकी होती है, ठीक। अब देखो साइज सेपरेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, पार्टिकल की साइज के बेस्ड पे हम लोग सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीव, और सीव अलग अलग सीव का यूज करके, ठीक है। इट इज आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के जस्ट बाद वाली प्रोसेस हमारी साइज सेपरेशन ही आती है। सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखो ये कोई आपका बड़ा पार्टिकल्स है, जब इस पे इम्पैक्ट पड़ा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए, ठीक है। और फिर हम लोग इसको जब सेपरेट किए तो ये वाले पार्टिकल साइज अलग करिए, इससे छोटा अलग किए, इससे छोटा अलग किए, सबसे छोटा अलग हो गया, ठीक है। तो सीव हमारी कुछ इसी तरह ही इंस्टॉल की गई है, सबसे बड़े ऊपर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, धीरे 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 छोटे वाले सबसे नीचे आ जाएंगे। ये हमारा था साइज सेपरेशन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है हमारे फार्मेसी में आने का। टू गेट यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, आप लोगों ने ऊपर देखा कि अगर आपको यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज चाहिए तो साइज सेपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू इंप्रूव मिक्सिंग एंड टैबलेट मेकिंग, अगर आपको अपनी मिक्सिंग को सुधारनी है तब भी आप साइज सेपरेशन का यूज कर सकते हैं। और अगर टैबलेट बनानी है तो टैबलेट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसके लिए साइज सेपरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, अगर आपको बेटर क्वालिटी की मतलब बेहतर क्वालिटी की मेडिसिन बनानी है तब भी आप यूज कर सकते हैं। टू रिमूव लार्ज आर अनवांटेड पार्टिकल, और ये तो एक अच्छी बात है कि जब हम लोग की कोई भी चीज छननी कर लेते हैं तो जो लार्ज पार्टिकल अनवांटेड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं, जो हमारा मेन पार्टिकल वह नीचे आ जाता है, तो वही बात कहा गया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है,
ऑब्जेक्टिव इसके हो गए ना। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, लेकिन मैकेनिज्म को बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में इसके एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है टैबलेट और कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा है पाउडर के फार्मुलेशन में, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल करने में, ग्रेनुल प्रिपरेशन में, और प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम के। ठीक है, तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन थे। अब हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मतलब ये कितने मैकेनिज्म पे अपना वर्क करता है। तो मेन मतलब जो इनके मैकेनिज्म होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सीव इन दिस मैकेनिज्म। ओवरऑल अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा इसका मैकेनिज्म, तो आप लोग जानोगे कि सर तो इसमें तो केवल सीव ही रहती है, तो यहाँ पे क्यों इतना सारा मैकेनिज्म लिखा गया। अब वही सीव देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल प्ले कर रही है। सबसे पहला क्या है, एजिटेशन, इन विच वी टेक ड्रग पार्टिकल्स इनटू सीव विथ स्पेसिफिक साइज देन स्टार्ट टू शेक इट। अब देखो क्या करना है, इस सीव में ड्रग्स को रखनी है और इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे शेक करना है। ठीक है, जब शेक करोगे तब ड्रग्स के पार्टिकल्स नीचे आएंगे। ठीक है, अब इसको इसमें क्या है, 3 टाइप होता है, ओसिलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन। शेक करने का भी अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये ओसिलेशन में क्या आपको करना है, मूवमेंट ऑफ सीव इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो आपको सीव को मूवमेंट करनी है ऊपर नीचे करना है। ठीक है, ना कि इधर उधर चाहे जैसे कर देना, केवल ऊपर नीचे करना है आपको ओसिलेशन प्रोसेस में। और अगर वही वाइब्रेशन प्रोसेस देखा जाए तो लेफ्ट और राइट करना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सीव इज साइडवेज, मतलब एक बार इधर करना है। ठीक, गायरेशन की बात करें, मूवमेंट ऑफ सीव इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्या है, जो सीव की ये जो मतलब मूवमेंट है, एक क्लॉकवाइज करना है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करना है। मतलब एक क्लॉक जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गायरेशन। और दूसरा मैकेनिज्म इसका है ब्रशिंग, इन विच आवर सीव इज फिक्स्ड, हमारी सीव इस कंडीशन में फिक्स होती है, एंड वी पुट ड्रग मॉलिक्यूल्स इन सीव देन स्टार्ट टू शेक द ड्रग मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ब्रश। आप लोग अगर रूम लेके कहीं बाहर रहते हो, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब खाना तो जरूर बनाए होंगे। ठीक है, और वहां पे आप चलनी यूज करते हैं आटे को चालने के लिए। अब देखो कभी कभी क्या है, आटे मतलब आराम से नहीं गिरता है, तो उसके ऊपर हम लोग छलनी में हाथ लगाते हैं और कुछ इस तरह ऐसे करते हैं, तब जाके आटा नीचे आता है ना। तो यही है, सेम फंडा यही है। हम अपने हाथ की जगह इसमें ब्रश यूज करेंगे, और जब ब्रश यूज करेंगे तो अच्छी तरीके से जो हमारे ड्रग्स पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो ये भी आपका एक मैकेनिज्म है ब्रशिंग। और लास्ट वाला मैकेनिज्म आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। कभी कभी ये जो है 2 मार्क्स से पूछते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो 2 मार्क्स इजी वे में आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय स्पाइनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड इन ए मशीन। अब देखो क्या है, किसी भी मशीन जब बहुत ही मतलब तेजी से रोटेट करती है ऐसे करके ऐसे, तो नीचे की जो डेंसिटी कम जिनकी होती है वो फटाक से ऊपर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें ये साइक्लोन सेपरेटर को आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। अब देखो कि सेंट्रीफ्यूगेशन में साइक्लोन सेपरेटर का बहुत ही मतलब मेन रोल प्ले करता है हमारा। अब देखो साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जो साइक्लोन सेपरेटर इसका पूरा प्रिंसिपल ही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन पे ही बेस्ड है। अब इनके हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि सिलिंड्रिकल बॉडीज में इन्वॉल्व होते हैं, कोनिकल बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, इनलेट भी इन्वॉल्व होता है, और वर्टेक्स फाइंडर भी मतलब आउटलेट ट्यूब भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके हम वर्किंग और यूज की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो एक डस्ट आउटलेट भी प्रेजेंट होता है इसके कंस्ट्रक्शन में। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो मतलब वर्किंग का मतलब ये होता है कि ये काम कैसे करते हैं। फर्स्टली वी इंटर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज विथ सेम एयर प्रेशर, सेम एयर के प्रेशर में। ठीक है, एयर प्रेशर आपको सेम करना है। और यहाँ पे देखो वी इंटर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, जो भी पार्टिकल्स हमें मतलब एंट्री करनी है वो डिफरेंट साइज के सीप से हम लोग करेंगे, और एयर का प्रेशर सेम रहेगा। देन इनसाइड इट, अब उसके अंदर क्या है, एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जो एयर रहेगी वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट करेगी। एंड ड्यू टू दिस लार्ज पार्टिकल्स फॉलन डाउन, और वहां पे उसकी वजह से जो बड़े पार्टिकल्स रहेंगे वो फॉल हो जाएंगे। एंड गेट फ्रॉम डाउन साइड आउटलेट, और आराम से हम लोग दूसरी तरफ हमारा आउटलेट रहेगा नीचे, और वहीं से हम लोग उसको बाहर कर लेंगे। एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर फाइन पाउडर एक्सपेल आउट फ्रॉम द फ्लूइड आउटलेट विथ एयर एंड वी गेट। अब क्या करना है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे या फाइन पाउडर मिलेंगे उसको हम लोग क्या है मतलब आराम से हम उसको बाहर कर लेंगे एयर के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्या है पार्टिकल्स तो मिल गए। अब इसके यूज की बात करें, यूज फॉर डस्ट रिमूवल, और डस्ट को रिमूव करने के लिए हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइन पाउडर या जो छोटे पार्टिकल्स हैं वही बाहर आ रहे हैं एयर के साथ। तो जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे कि गर्दा और धूल ये सब हवा में ही आपको दिखते हैं ना, तो वही कंडीशन सेम। कुछ बेसिक पॉइंट भी जानो तभी ये सब आपके माइंड में याद होगा, क्योंकि
सारी मशीनों का कंस्ट्रक्शन वगैरह प्रिंसिपल वगैरह आप लोग देखोगे सेम मिलेगा, ठीक है। तो कुछ अपना कॉमन सेंस यार जरूर लगाओ। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द फोरियर्स लॉ एंड एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जांपल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और देखा जाए कहीं ना कहीं से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रहिएगा, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो रही है बट कंटेंट भी आपको पूरा फुल मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फोरियर लॉ का, ठीक है। द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज आल्सो नोन एज अ फोरियर्स लॉ। अब हीट कंडक्शन के लॉ को हम लोग क्या है, फोरियर्स लॉ भी बोलते हैं। इट स्टेट दैट, मतलब फोरियर्स लॉ क्या कहता है, द टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट इन द टेम्परेचर एंड टू द एरिया। आपको ये पता है हीट ट्रांसफर जब आप लोग पढ़ रहे थे कि ये पता है कि जहां पे हीट ज्यादा रहती है मतलब हायर हीट कंसंट्रेशन से लोअर हीट कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस भी रहता है ना, यही हमारा फोरियर्स लॉ कहता है। अब देखो क्या है, द टाइम ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब जिधर ज्यादा रहेंगे ज्यादा की तरफ वाले से, मतलब ज्यादा तरफ से लो की तरफ क्या है ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब इस वाले एरिया से लो वाले एरिया में ये मूवमेंट करेंगे। द फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन इज एक्सप्रेस एज अ इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन ये क्या करते हैं, Q इक्वल टू माइनस के इंटू ए dt अपॉन dx, ये इसके फोरियर्स लॉ के इक्वेशन है। वेयर Q इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर एंड A इक्वल टू क्या है, वॉल की एरिया है, मतलब वॉल भी हो सकता है कोई रॉड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। dt का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना ज्यादा चेंजिंग आ रही है। और dx का मतलब थिकनेस ऑफ वॉल या रॉड है, और माइनस के आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ को थोड़ा सा हम वो करते हैं, डेरिवेटिव इसका क्या है, मतलब डेरिवेशन क्या है, सॉरी फ्रेंड्स। अब देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt और Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन dx, ठीक है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू dt अपॉन dx। अब यहाँ पे Q इक्वल टू माइनस के A इंटू dt अपॉन dx। तो फाइनली हमारा इक्वेशन मिल कर रहा है फोरियर्स लॉ के, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आपका ये भी पूछा गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड, ठीक है। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड को भी हम लोग डिटेल में भी जान लेते हैं। यहाँ पे है ये आपका 3 मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम जानेंगे कंडक्शन क्या होता है। इन दिस हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड इन सीरीज इन दिस पार्टिकल्स आर डायरेक्टली कनेक्ट विथ ईच अदर एंड हीट ट्रांसफर थ्रू 1 बाय 1। यहाँ पे क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है हमारे पार्टिकल्स या किसी भी रॉड में 1 बाय 1 करके होता है। जैसे कि ये कोई आपका रॉड है, इसमें क्या करता है, जब एक पार्टिकल हीट होता है तो वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ऐसे करके ये होता रहता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन हीट प्रोसेस, ठीक है। इन दिस पार्टिकल मस्ट बी स्टेशनरी, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी मतलब इन्वॉल्व होते हैं। एंड हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट, और देखो हीट जो ट्रांसफर होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरा बेस्ड होता है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जैसे ज्यादा होगा ये बगल वाले को देगा, बगल वाला अपने बगल को देगा, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन टेम्परेचर, और हीट हमारा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हाई रीजन से लो रीजन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक की बात करें, कन्वेक्शन हमारा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो लिक्विड की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। इन विच वी इनिशियल पोजीशन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट देन डिस्प्लेस विद फाइनल पोजीशन पार्टिकल। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें हमारे कुछ मतलब मैं रखा हूँ कुछ इसमें पानी और नीचे से हीट जब दे रहा हूँ तो सबसे पहले नीचे वाले जो पार्टिकल्स ये गर्म होंगे। जब नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात ये तुरंत चले जाएंगे ऊपर, और ऊपर वाले को फिर नीचे भेजेंगे, फिर नीचे वाला गर्म होगा ये जाएगा ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे को भेजेगा। मतलब इसमें एकता बहुत ज्यादा होती है। जब ये हीट हो गया ये चला गया ऊपर, अब ऊपर वाले को बोला भाई अब जाओ तुम हीट हो जाओ, फिर जब ये हीट हो गया फिर चला गया ऊपर, फिर ऊपर वाले को भेजता है, तो ये हमारा कन्वेक्शन है, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट की बात करें तो ये रेडिएशन क्या होता है। अब हम लोग रेडिएशन की बात कर लेते हैं। रेडिएशन में मतलब क्या होता है कि मतलब जो कोई भी रे आ रहे हैं मतलब प्रकाश आ रहा है वो हमारा रेडिएशन होता है। इन विच हीट डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, बिना किसी मीडियम के, मतलब सराउंडिंग एयर में जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। लाइक एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सन हीट फॉर वेपराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे कोई पानी रखा गया है ना, और इधर से हमारा सन आ रहा है और सन की रेज से ही हमारा पानी वेपर बन जा रहा है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, आई होप कि आपको यह वाला क्वेश्चन भी डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है।
अब हम 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है डिफाइन इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन एंड गिव टाइप ऑफ इवापोरेटर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आपको बताना है कि ये इवापोरेशन क्या होता है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इवापोरेशन की। इवापोरेशन का मतलब होता है ना वाष्पन की क्रिया, जैसा कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में जरूर पढ़े होंगे इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न इनटू वेपर व्हेन हीट इज अप्लाई। जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी लिक्विड पे हीट अप्लाई करते हैं तो हमारा हीट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट सो दैट ओनली द सॉलिड और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट रिमेन। अब देखो सेम वही कंडीशन आ गई, अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल्स रख दिए हैं, जब हम इसमें हीट अप्लाई करते हैं तो लिक्विड हमारा रिमूव हो जाता है और हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है वो पूरे कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे थे इवापोरेशन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है हमारे फार्मेसी में आने का। टू रिमूव एक्सेस लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो एक्सेस लिक्विड या सॉल्वेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट या सॉल्यूशन की जब आपको कंसंट्रेशन को बढ़ानी है तभी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। टू रिकवर डिजॉल्व सॉलिड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट, अब देखो क्या है, अब टू रिकवर डिजॉल्व्ड सॉलिड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और जो भी मतलब होता है उसको, और भी जो होते हैं सॉलिड, उसको हम लोग उसमें डिजॉल्व भी करवा सकते हैं। टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल करके भी हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। कभी कभी सेपरेट पूछता है 2 मार्क्स में ये सब। ठीक है, इसलिए मैं सारी डाउट आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, टोटल चीज मैं कवर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करें, टू कंसंट्रेट लिक्विड, जैसे कि यहाँ पे जब आप इवापोरेट कर दे रहे हैं तो जो वाटर होता है वह पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड आपको मिल रहा है वो पूरा कंसंट्रेट मिलेगा। ठीक है, टू रिमूव सॉल्वेंट ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जब किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो एक्सेस सॉल्वेंट है उसको रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूज इन इवापोरेटर्स, जैसे कि सिंपल इवापोरेटर, फिल्म इवापोरेटर और वैक्यूम इवापोरेटर में भी हमारा इवापोरेशन यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ तक का कवर हो गया। अब इसमें देखो क्या है, फैक्टर आपको कवर करना है, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब इसके कौन कौन से फैक्टर हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब जैसे अगर इवापोरेट आप लोग कर रहे हैं किसी भी लिक्विड को, तो कौन सा फैक्टर है जो आपको इवापोरेशन करने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, वेपर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज, तो इवापोरेशन की जो रेट है वह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आर इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, या तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन आपकी बढ़ जाएगी, सेम वही कंडीशन है। ठीक है, और नेक्स्ट की आपकी जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेट ऑफ इवापोरेशन से ही। एज द सरफेस एरिया इंक्रीज, जब आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजेज, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इवापोरेशन ये भी बढ़ेगा। द इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अब देखो क्या है, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, बात सेम है, मत मैं यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिखा हूं, अगर ऊपर वाला ना समझो तो नीचे वाला जरूर आप लोग समझेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करें अगर, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, तो इवापोरेशन भी उसका बढ़ेगा। और इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, या तो जब उसका इवापोरेशन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, ये जो ह्यूमिडिटी है ये उसको कैसे अफेक्ट करती है। अब ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, अब देखो एज द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, अब देखो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, इंक्रीज मतलब बढ़ेगी, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा हमारा इवापोरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टी बात की गई है। ठीक है, तो विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, इंक्रीज इन विंड स्पीड रिजल्ट इन इंक्रीज इवापोरेशन। जैसे कि जब कभी कभी धूप नहीं होता है तो हमें जब कपड़े को सुखवाना होता है ना, तो सभी लोग बोलते हैं यार धूप नहीं हुई कपड़ा कैसे सूखेगा, लेकिन क्या है कपड़ा सूख ही जाता है। तो कैसे सूखता है, जो हमारी हवा चलती है ना, हवा से हमारे कपड़े में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वह इवापोरेट होकर उड़ जाते हैं और हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो विंड स्पीड भी ऐसे हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी हीट प्रोसेस है जैसे कि ड्राइंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब है। ठीक है, अब इसमें आपको कवर करना था
ये फ्रेंड्स कहाँ क्वेश्चन गया, प्रोसेस हो गया। एंड गिव टाइप ऑफ इवापोरेटर, और कितने टाइप के इवापोरेटर होते हैं। जैसा कि इवापोरेटर आप सिलेबस में तो जरूर ही देखे होंगे, जैसे कि स्टेम जैकेट केटल वगैरह है ना, और हॉरिजेंटल ट्यूब इवापोरेटर है, क्लिमिंग फिल्म इवापोरेटर है, और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर है। ये सब हमारे क्या है, कुछ इवापोरेटर हैं। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर अपने मतलब वहां एग्जाम में लिख के जरूर आइएगा, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी इकोनॉमी भी आपको बता देनी है। अब देखो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर क्या होता है। प्रिंसिपल की बात सबसे पहले हम करेंगे। कोई भी आपको अगर डिवाइस पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल लिखो। अगर प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट अब आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं बहुत शार्ट और इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको सिखा रहा हूं। ओके, अब हम प्रिंसिपल की बात कर लें। इन दिस वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें वर्टिकल ट्यूब होते हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इवापोरेशन, और जब हमें लार्ज लेवल पे इवापोरेशन करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। एंड आल्सो फॉर हायर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, और हमें मिलता क्या है, हायर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। और ये 3 स्टेप में होता है। प्री हीटिंग ऑफ सोल्यूशन, रिमूवल ऑफ वाटर एज अ वेपर बाय स्टीम हीटिंग, एंड लास्ट एंड थर्ड वाला है कंडेंसिंग द वेपर रिमूव, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट में इसका ये प्रिंसिपल पूरा आ जाता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो फिगर है मैं अपने हाथों से नहीं बनाया हूं, ये प्रिंटेड फिगर है, ठीक। अब ये जो फिगर है, यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर प्रिंसिपल में देखा है कि इसमें कनेक्टेड, मतलब ये जो हमारे इवापोरेटर होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको सीरीज में कनेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और इसमें हमारे क्या है, हीटिंग चैम्बर वगैरह ये सारी चीजें इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं। अभी मैं आगे जस्ट आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो हीटिंग चैम्बर क्या है, जब वर्किंग में बताऊंगा तो वही सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। हीटिंग चैम्बर क्या है, एक क्लोज स्पेस वेयर स्टीम इंटर, एक क्लोज स्पेस होती है जिसमें हमारी स्टीम जाती है। इट सप्लाई हीट फॉर बॉइलिंग द लिक्विड। अब देखो ये क्या है, हीट को सप्लाई करती है ताकि हमारा लिक्विड बॉयल हो सके, ठीक है। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का हमारा ये बना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे इसमें ट्यूब बंडल्स क्या होते हैं। मतलब ट्यूब या ट्यूब बंडल बात हमारी सेम है। मेनी नैरो मेटल ट्यूब अरेंज टुगेदर, बहुत से नैरो मेटल ट्यूब होते हैं जो कि साथ साथ अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये जो है ना, ये सब हमारे अरेंज किए गए हैं। स्टीम फ्लो आउटसाइड द ट्यूब, और जो हमारे स्टीम होते हैं वो ट्यूब के बाहर बाहर फ्लो करते हैं। सम डिजाइन, मतलब डिजाइन का मतलब ये है जो ये सब इंस्टॉल किया गया है। दिस ट्यूब ट्रांसफर हीट टू द लिक्विड, और यही ट्यूब हमारे क्या है, ये लिक्विड तक हीट को ट्रांसफर करते हैं। हीट एक्सचेंजर बॉडी, हीट एक्सचेंजर बॉडी इसमें क्या करती है, ए सिलेंड्रिकल सेल कंटेनिंग द ट्यूब बंडल, हमारी जो सिलेंड्रिकल सेल होती है वो ट्यूब बंडल अपने साथ रखती है। एक्ट एज द मेन हीटिंग सरफेस, और इसमें वही क्या है, मेन हीटिंग सरफेस भी होता है। लिक्विड सराउंड द ट्यूब एंड गेट हीटेड, और जो लिक्विड होता है ये ट्यूब को पूरी तरीके से घेर लेता है और तुरंत वो गर्म कर देता है, बस बात खत्म हो जाती है वहीं पे। एंड फोर्थ की बात करें तो वेपर लिक्विड सेपरेटर, वेपर लिक्विड सेपरेटर क्या होता है, लोकेटेड एबव आर बिसाइड द हीटिंग सेक्शन, ठीक है। सेपरेट द वेपर फ्रॉम द कंसंट्रेटेड लिक्विड आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग होने के बाद ये क्या है, सेपरेशन का काम करता है वेपर से कंसंट्रेटेड लिक्विड को। प्रिवेंट लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम पासिंग विथ वेपर, और ये क्या करता है, ये लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को रोकता भी है ताकि ये वेपर के साथ बाहर ना जाए। अब कंडेंसर क्या करता है, कनेक्टेड टू द लास्ट इफेक्ट, ये लास्ट इफेक्ट से कनेक्ट होता है। वैक्यूम पंप भी इसमें इंस्टॉल होता है जो क्या करता है, मेंटेन रिड्यूस प्रेशर इन लेटर इफेक्ट, जो इसमें सबसे बाद में इफेक्ट जाता है उसके प्रेशर को ये रिड्यूस करता है। इंटरकनेक्टिव पाइप भी इसमें लगी होती है। कनेक्ट वन इफेक्ट टू द नेक्स्ट, पहला इफेक्ट दूसरे से कनेक्ट होता है, कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। फीड पंप एंड डिस्चार्ज पंप भी इसमें इंस्टॉल होते हैं। अब सारी चीजें आपको इसी में दिख जाएंगी, ठीक है। ये आपका इधर एक प्रोडक्ट निकलेगा, फीड का इनलेट इधर से होगा, स्टीम वन इधर से जाएगी, बाकी सेम ऐसे से पहले में जो कंडीशन होगी सेम। एक बार आप इसको सेट कर दिए अगर मशीन, तो कितने भी इवापोरेटर लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जितना इवापोरेटर लगाएंगे उतना अच्छा आपको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर लार्ज स्केल पे आपको इवापोरेशन करना है तो ये डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से। अब हम इसके वर्किंग, यूजेज, मेरिट, डिमेरिट की बात कर लेते हैं, ठीक है।
फ्रेश स्टीम इज सप्लाई टू द फर्स्ट इफेक्ट, पहले इफेक्ट से फ्रेश स्टीम सप्लाई की जाती है, ठीक है। द लिक्विड इन द फर्स्ट इफेक्ट इवापोरेट, अब देखो जो पहले इफेक्टर में इवापोरेट लिक्विड होता है वो आराम से इवापोरेट हो जाते हैं। द वेपर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट इफेक्ट इज यूज टू द हीटिंग स्टीम फॉर द सेकंड इफेक्ट। अब पहले मैं आपको इसको ही बता देता हूं। अब देखो इसमें क्या है, 3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब पहले वाला पूरा जो ये गर्म हो जाएगा, लिक्विड में वेपर निकलेगा, तो ये वाला वेपर क्या है डायरेक्ट इसमें आएगा, फिर इसको गर्म करेगा, फिर वेपर इसमें जाएगा, फिर इसको गर्म करेगा। ऐसे करते करते हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है और हीट बहुत कम लगता है, ठीक है। द वेपर प्रोड्यूस इन फर्स्ट इफेक्ट इज यूज्ड एज द हीटिंग स्टीम फॉर द सेकंड इफेक्ट, पहला वाला दूसरे के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू फॉर थर्ड फोर्थ इफेक्ट, ऐसे प्रोसेस जो हमारे आगे चलते रहते हैं, थर्ड फोर्थ इफेक्ट जो भी आप इंस्टॉल कर देंगे ऐसे ये चलते रहेंगे। इन एवरी इफेक्ट, प्रत्येक इफेक्ट में प्रेशर डिक्रीजेज, आपका प्रेशर घटेगा, सो बॉइलिंग अकर एट अ लोअर टेम्परेचर, तो इसलिए क्या है जो आपकी बॉइलिंग है ये कम टेम्परेचर पे होगी। अब इसके यूजेज की हम लोग बात कर लेते हैं। यूजेज इसका कहाँ पे है, पहले तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जरूर होगा, फूड इंडस्ट्री में भी जरूर होगा और हमारे केमिकल इंडस्ट्री में भी ये जरूर होगा। ये सब कुछ कॉमन यूजेज हैं, आप लोग और भी बना के लिख सकते हैं। इसके मेरिट की बात करें तो एनर्जी इसमें बचती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। ये इसके कुछ मेरिट है। बाकी डीमेरिट मतलब, मेरिट डीमेरिट का मतलब ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो डीमेरिट की बात करें तो हाई इनिशियल है पहला, दूसरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, तीसरा रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन फॉर ऑपरेट, मतलब इसको ऑपरेट कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता है, जो मतलब एक्सपीरियंस वेल बंदा हो वही इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी ऐड था, इसके इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम कितने कम पैसे में कितने ज्यादा सामान हम लोग खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग 2 भाई हो, रामू और श्यामू, ठीक है। रामू क्या कर रहा है, 1 रुपए में 10 बिस्किट खरीद के ला रहा है और श्यामू क्या कर रहा है, 10 रुपए में 1 बिस्किट खरीद के ला रहा है। तो जो श्यामू है वह क्या है, बहुत मतलब बड़े घर का होगा तभी तो 10 रुपए में 1 बिस्किट ला रहा है, और जो रामू है वो 1 रुपए में 10 बिस्कुट ला रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। जो भाई जिसके पास पैसे ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसे का सामान खरीद के खाएगा ना, तो वही बात है कि कितने कम पैसा में कितनी ज्यादा चीजें हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी हम मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर, देखो क्या है, इकोनॉमी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस अपॉन स्टीम एडमिटेड, कितनी कम स्टीम हम लोग लगा रहे हैं और कितना ज्यादा क्वांटिटी में आपका वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इन दिस, इसमें क्या होता है, वी यूज प्री हीटेड लिक्विड, जो पहले से हीट लिक्विड होती है उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। सो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा हीट फॉर बॉइलिंग, इसलिए हमको कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए होती है बॉइलिंग के लिए। नो लॉस ऑफ हीट, और कोई हीट का लॉस नहीं होता है। कंप्लीटली ट्रांसफर इनटू लिक्विड, और लिक्विड आराम से ट्रांसफर हो जाता है। सो इकोनॉमी ऑफ एन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज एन टाइम द इकोनॉमी ऑफ द सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, ठीक है। सिंगल से एन टाइम इफेक्ट होता है वो, तो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इवेपोरेटर यूज इन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, मतलब कितना इवेपोरेटर आप मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में यूज किए हैं, 3 4 5 जो भी होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी यूज 1 स्टीम इनलेट एंड गेट वेपर इन 1 इवेपोरेटर इन सिंगल इफेक्ट। पहले में क्या है, सिंगल इफेक्ट के साथ ही तुरंत आपको मिल जाता है, बट इन मल्टीपल इफेक्ट वी गेट वेपर मोर एंड मोर इन मेनी इवेपोरेटर बाय अप्लाइंग स्टीम इन ओनली 1 इवेपोरेटर। जब हम एक इवेपोरेटर में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं अपना स्टीम, तो एक में कर दिए तो सारे इवेपोरेटर में ये कंडीशन होती रहेंगी, आप कितना भी इवेपोरेटर ऐड कर दो, ठीक है, तो वही सेम कंडीशन होता रहेगा। ये था इसका इकोनॉमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की बारी आ गई है, डिफाइंड टर्म डिस्टिलेशन एंड गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड हमारा है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबसे पहले देखो क्या होता है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट आर सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सेलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन। अब देखो क्या है, जैसे किसी भी, मान लो ये पानी है, पानी में कंकड़ ऐड कर दिए और हमको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्यों ना हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं और पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, कंकड़ में मिल जाएगा। ये हमारा डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। एंड आपको उसके बाद कवर करना था सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं ये सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है। सिंपल डिस्टिलेशन इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, ये मोस्ट बेसिक टाइप होता है हमारे डिस्टिलेशन का। और सिंपल डिस्टिलेशन इज द यूनिट ऑपरेशन इन विच 2 लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेटेड। 2 लिक्विड अगर दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है और दोनों को अलग करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करके आप लोग करोगे, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट
डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अलग अलग लिक्विड रहेंगे, अलग अलग उसके बॉइलिंग पॉइंट भी रहेंगे। द लिक्विड विथ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट, जाहिर सी बात है जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगी वो सबसे पहले वेपर बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे ये कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को पाएगा तुरंत वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हेन दिस वेपर इज कूल्ड, और जब वह वेपर ठंडा होगा, इट गिव द प्योर लिक्विड, और वही क्या है हमारा प्योर लिक्विड आपको मिल जाएगा एक किनारे की तरफ, ठीक है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क आप लोग अपने लैब में जरूर देखे होंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। यूज टू होल्ड द लिक्विड मिक्सचर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के मिक्सचर को रख देते हैं। इट इज हीटेड टू प्रोड्यूस वेपर, जब हम इसको हीट करते हैं तब जाके वेपर मिलता है। और हीट करने का देखो हीट सोर्स आप क्या क्या ले सकते हैं, बंसन बर्नर ले सकते हैं, मेंटल हीट मतलब हीटिंग मेंटल ले सकते हैं, या तो वाटर बाथ ले सकते हैं। और ज्यादातर आप यूज करिएगा कि मेंटल हीट का, क्योंकि मेंटल हीट जो है अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें, प्रोवाइड हीट टू बॉयल द लिक्विड। अब देखो ये क्या है, अगर आपको लिक्विड को बॉयल करवाना है तो हमें हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें आपका थर्मामीटर भी कनेक्ट रहेगा टेम्परेचर को मेजर के लिए। तो थर्मामीटर प्लेस्ड एट द नेक ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के ऊपर से हम लोग ऐसे डिप कर देंगे थर्मामीटर को। मेजर द वेपर टेम्परेचर टू एंश्योर करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, और उसमें हमारा इंस्टॉल होता है कंडेंसर भी। ए लॉन्ग ट्यूब विथ एन आउटलेट, सॉरी फ्रेंड्स, ए लॉन्ग ट्यूब विथ एन आउटर जैकेट, एक लंबा सा ट्यूब होता है बाहर की तरफ। वेपर इंटर द इनर ट्यूब, और जो वेपर होता है ये इनर ट्यूब के मतलब हेल्प से एंट्री करता है, एंड उसके बाद कूल डाउन, उसके बाद ठंडा हो जाता है। वाटर इनलेट एंड आउटलेट, अब देखो कोल्ड वाटर इंटर फ्रॉम द लोअर साइड, ठंडे पानी को हम लोग नीचे से इंटर करते हैं, एंड ईस्ट फ्रॉम द अपर साइड, और निकालते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। हेल्प मेंटेन कंटिन्यूअस कूलिंग, और जो हमारा कंडेंसर होता है वो हमेशा मतलब ये ठंडे को मतलब जो भी कूलिंग वाला सिस्टम है वो कंडेंसर ही मेंटेन करता रहता है। एक तरफ से हम लोग ठंडा पानी डालते हैं, दूसरे से गर्म निकल जाता है, ठीक है। और रिसीवर हमारा इसमें प्रेजेंट होता है। कलेक्ट द कंडेंस्ड प्योर लिक्विड, और जो भी लिक्विड मतलब मिल रही है प्योर फॉर्म में उसको क्या कंडेंस करके हमको कलेक्शन करवाता है रिसीवर। स्टैंड एंड क्लैंप्स, इसमें स्टैंड और क्लैंप्स भी इंस्टॉल होते हैं। यूज टू होल्ड ऑल ऑपरेटर्स फॉर्मली इन अ प्लेस, इस स्टैंड और क्लैंप्स क्या करते हैं, जो भी ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अपनी जगह पे मेंटेन किए रहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग का एक छोटा सा फिगर है, ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, और नीचे मेंटल हीट मान लो रखा गया है। जब ये गर्म हो रहा है, दो लिक्विड का मिक्सचर इसमें रखा गया है, ऊपर से हम लोग थर्मामीटर लगा दिए हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इधर आपका कंडेंसर है, कूलिंग वाटर इधर से जा रहा है, और सॉरी फ्रेंड्स, कूलिंग वाटर इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक है। और ये आपका कंडेंसर है, और इधर डिस्टिलेट प्रोडक्ट जो है आपको वो रिसीवर में आ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ से बनेंगे स्टीम तो जाहिर सी बात है वो यहीं पे आएंगे, और यहाँ धीरे धीरे हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या है, इसकी वर्किंग का मतलब क्या है, एक अपना काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड को गर्म करेंगे, वेपर बनेगा, वेपर पासेस टू द कंडेंसर, और वेपर जो कंडेंसर से पास होगा उसके बाद कंडेंसर उसको ठंडा करेगा वेपर को। उसके बाद डिस्टिलेट मतलब जो डिस्टिलेट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसका कलेक्शन हम करेंगे, और वहीं पर हम लोग आराम से सेपरेशन उसका कर सकते हैं। यूज इसका क्या है, टू प्रिपेयर डिस्टिल्ड वाटर बनाने में। उसके बाद टू सेपरेट ए वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज में से अगर आप वोलेटाइल लिक्विड को अलग करना है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, और किसी भी लिक्विड को प्योरीफाई करना है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें मतलब मेरिट की बात करें, सिंपल एंड इजी मेथड, आराम से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, पैसा इसमें कम लगता है, लो कॉस्ट है। गुड फॉर प्योरीफाइंग ए सिंगल लिक्विड, अगर कोई एक सिंगल लिक्विड को प्योरीफाई करना है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। और डीमेरिट की बात करें मतलब डिसएडवांटेज की, तो कैन नॉट सेपरेट हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है उसको ये अलग नहीं कर पाता है। हीट सेंसिटिव का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हीट देने पे उसमें थोड़ी सी डीनेचर होने लगते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, तो उसको ये नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसी में आपका था एक वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन का, ठीक है। अब देखो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पुट अप करता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के नाम से भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज ए टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इन विच वी रिड्यूस द प्रेशर बिलो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक से कम करके हम लोग प्रेशर उसमें अप्लाई करते हैं टू बॉयल लिक्विड एट अ लोअर टेम्परेचर, तो इसमें लिक्विड होती है उसमें कम से कम टेम्परेचर इसको बॉयल करवाने की सोचते हैं। अब इसकी प्रिंसिपल की हम लोग बात कर लें, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज। अब देखो क्या है, जब प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटती है। अंडर वैक्यूम लिक्विड से बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे आपको लिक्विड को ठंडे मतलब गर्म करना है। दिस प्रिवेंट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंस,
इसके पहले वाला जो था वो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस को नहीं कर पा रहा था ना, लेकिन ये उसी के लिए मेनली बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत कम ही रखना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखो लगभग सेम वही रहने वाला है। राउंड बॉटम फ्लास्क इसमें रहेंगे, वैक्यूम पंप रहेंगे, वैक्यूम गेज रहेगा, कंडेंसर रहेगा, रिसीवर फ्लास्क रहेगा, मेंटल हीट रहेगा, थर्मामीटर रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा बीच में एक कैपिलरी लगी है और इधर आपका थर्मामीटर ऐड है, इधर मेंटल हीट है और 2 लिक्विड इसमें ऐड हुए हैं। और इधर से जब वेपर बन रहा है तो हमारा कंडेंसर की तरफ से आ रहा है और डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे मतलब जो भी है बन रहा है, और इधर वैक्यूम पंप से हम लोग क्या है प्रेशर को रिड्यूस किए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब हम इसको वर्किंग की बात कर लेते हैं, मतलब ये वर्क कैसे करता है। द लिक्विड इज प्लेस इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं। सिस्टम इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, और जो सिस्टम होता है ये वैक्यूम पंप से हम लोग मतलब कनेक्ट कर देते हैं ताकि प्रेशर को हम लोग आसानी से घटा सकें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बिकम लो, और जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट रहेगी वो घट जाएगी। इट स्टार्ट बॉइलिंग एट अ लो टेम्परेचर, और जाहिर सी बात है तब जो ये बॉइलिंग है वो लो टेम्परेचर पे होगी। वेपर राइज एंड पास थ्रू कंडेंसर, वेपर ऊपर जाएगा और कंडेंसर से पास होगा। ठीक है, वेपर कूल डाउन, और जो वेपर रहेगा वो ठंडा होगा, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब ठंडा होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। डिस्टिल्ड लिक्विड इज कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क, और रिसीविंग फ्लास्क में हमारे डिस्टिल्ड लिक्विड को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेज मतलब मेरिट की बात करें तो कैन डिस्टिल सब्सटेंस एट अ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग डिस्टिल कर सकते हैं। प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को हम लोग रोक सकते हैं, और ये थोड़ी सी फास्टर प्रोसेस मतलब जल्दी होगा। डिसएडवांटेज मतलब डीमेरिट की बात करें तो इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगे हैं। रिक्वायर वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप में मतलब वैक्यूम पंप की रिक्वायर होती है इसमें। ठीक है, एंड फ्रेंड्स यहीं पे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन एंड होता है, और जल्द ही हम लोग पार्ट सेकंड भी कवर कर लेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हमारा ऑलरेडी अब कवर हो चुका है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको भी ज्वाइन करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब हम पार्ट सेकंड के साथ, जिसमें हमारा कवर होगा यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।